आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग सबों को। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 1 का एक पेपर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसको डील कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, जिसका पेपर कोड है CC-Com 102। और इस पेपर में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम लोग इसके यूनिट 4 में हैं। अभी 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और यूनिट 4 का जो पहला टॉपिक है इसमें हमारा, वो है एग्रीगेट डिमांड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड, और हम लोग एग्रीगेट डिमांड के बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड हम कहेंगे कि इसको क्या मतलब है इसका, फिर इसका फॉर्मूला क्या है एग्रीगेट डिमांड निकालने का, फिर इसके कंपोनेंट्स को जानेंगे, और फिर अंत में हम लोग इसको देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें हम लोग ये एग्रीगेट डिमांड को। और ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो आइए हम लोग मीनिंग को जानें, एग्रीगेट डिमांड क्या है। तो इन वेरी सिंपल सेंटेंस कहता है कि एकदम सिंपल और सरल अर्थों में जो एग्रीगेट डिमांड जो है ना, रेफर्स टू द टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रेफर कर रहा टोटल डिमांड को फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कहता है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर कर रहा है, किसको रेफर कर रहा, तो रेफर्स टू द टोटल डिमांड को रेफर कर रहा। ध्यान दीजिए, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड, है ना। किसके किसके लिए, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो 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 कि एक इकोनॉमी में है, एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनका जो टोटल डिमांड है ना, उसी को हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। आसान है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका जो टोटल डिमांड होता है, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। एकदम सरल अर्थों में यही है एग्रीगेट डिमांड, है ना। किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विस, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है, जो है उसका जो टोटल डिमांड है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक ना। अब आइए हम लोग जानना चाहेंगे थोड़ा सा और, इसी को देखिए दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड, जिसको शॉर्ट में एडी से डिनोट करते हैं, या डोमेस्टिक फाइनल डिमांड, इसी को डोमेस्टिक फाइनल डिमांड भी कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड को डोमेस्टिक फाइनल डिमांड भी कहा जाता है। तो इज द टोटल डिमांड, फिर वही कह रहा टोटल डिमांड है, फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम। यहाँ पे बस एक शब्द जुड़ गया है, एक दो लेटर वर्ड जुड़ गया है, एट अ गिवन टाइम, है ना। अच्छे समझिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चीज है। एग्रीगेट डिमांड, जिसको कि हम शॉर्ट में एडी से डिनोट करते हैं, और इसी को डोमेस्टिक फाइनल डिमांड भी कहा जाता है। तो क्या है, तो टोटल डिमांड है किसका, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का इन एन इकोनॉमी, यही बात बोला था, एट अ गिवन टाइम, एक निश्चित समय में, है ना। एक निश्चित समय में एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, एक इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल डिमांड है, हम उसी को कहेंगे क्या, एग्रीगेट डिमांड। आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं ना। एग्रीगेट डिमांड इज एन इकोनॉमिक मेजरमेंट, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो रहा। एग्रीगेट डिमांड एक इकोनॉमिक मेजरमेंट है ना, ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। अभी तक तो बात वही है, एक इकोनॉमी में जो फाइनल, जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है, उसका क्या है, उसका टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड, जो डिमांड का जो टोटल अमाउंट है, उसको कह रहा है क्या चीज, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज एन इकोनॉमिक मेजरमेंट, एक इकोनॉमिक मेजरमेंट है किसका, तो ऑफ द टोटल
अमाउंट ऑफ डिमांड, जो टोटल डिमांड का जो डिमांड की जो मात्रा है, टोटल जो डिमांड है उसका। तो किस बात का डिमांड है भाई? तो फॉर फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एक इकोनॉमी के अंतर्गत हुआ है। एग्रीगेट डिमांड इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। ध्यान दीजिएगा, एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ मनी के रूप में, एक्सचेंज्ड फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ स्पेसिफाइड प्राइस लेवल एंड पॉइंट इन टाइम। मतलब एक एक खास समय पर, एक खास प्राइस लेवल पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है, उसका जो एक्सचेंज वैल्यू, जो एक्सचेंज क्या चीज में होगा? मनी में एक्सचेंज होगा। हम लोग का जो एक्सचेंज का जो मीडियम है वो क्या है? मनी है। तो एग्रीगेट डिमांड कह रहा ना कि इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। एग्रीगेट डिमांड को टोटल अमाउंट ऑफ मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी किसके बदले में आएगा? तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, है ना, एक टाइम पे, एक इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है, जो उसका एक्सचेंज होगा मनी में, उसका उसको उसी को कह रहा है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी किसके बदले में? तो जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उन जो प्रोडक्शन हुआ है, उनके एक्सचेंज के बदले में जो मनी आया है, उसी को कह रहा है क्या चीज? एग्रीगेट डिमांड, जो पैसा आएगा। आसान तो है। एक इकोनॉमी के अंदर देखिए, बढ़िया समझिए, एक इकोनॉमी के अंदर जो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है, उसका जो टोटल डिमांड है, उसी को कहेंगे क्या चीज? एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो डिमांड होगा, स्वाभाविक है उसका जो एक्सचेंज होगा क्या चीज में होगा? मनी में। तो वही बात यहां पे कह रहा था, है ना। आइए बात को आगे बढ़ाएं और हम लोग चले अब ये एग्रीगेट डिमांड का थोड़ा सा फॉर्मूला देख ले, है ना। इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे निकलेगा एग्रीगेट डिमांड? देखिए, एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाए हुए हैं हम। एग्रीगेट डिमांड बराबर कहता है कि जो C प्लस आई प्लस जी प्लस ई माइनस आई। अब इसको समझिएगा ये क्या है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। It describes the relationship between demand and its 5 components। यहाँ पे टोटल 5 कंपोनेंट आपको दिख रहा है, उसी के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। ये जो एग्रीगेट डिमांड फॉर्मूला है, एग्रीगेट डिमांड जो है, ये जो 5 क्या है, 5 कंपोनेंट्स हैं, जो उसी के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है ना। देखिए समझिए, एग्रीगेट डिमांड जो है, एडी इज एग्रीगेट डिमांड। सी का मतलब है कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो कंज्यूमर खर्च करते हैं। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जो इन्वेस्टमेंट पे खर्च होता है। जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो जिसमें गवर्नमेंट का जो खर्च होता है। ई इज एक्सपोर्ट और आई इज इंपोर्ट, है ना। ये पांचों का यहाँ पे क्लियर किया हुआ क्या क्या चीज है। अब आइए थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाएं। ये कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड से आप क्या समझते हैं, इसके कंपोनेंट्स को लिखें। तो हम यहाँ 5 मार्क कर दिए हैं, क्योंकि 5 वहाँ फॉर्मूला में दिखा था, है ना। कहीं कहीं 4 भी लोग बोलता है, क्यों? क्योंकि ये जो आपका लास्ट वाला है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को 1 बोलता है ना, लेकिन हम ऐसे समझने के लिए 5 लिख दिए हैं। तो टोटल जो कंपोनेंट्स वो 5 हैं। देखिए, फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्वेश्चन समझ लिए, फिर से हम एक बार कह रहे हैं, आपसे पूछ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड से आप क्या समझते हैं, इसके कंपोनेंट्स को बताएं। तो आइए देखिए, समझिए, अब एक एक कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला है कंजम्पशन स्पेंडिंग, यही था ना सी। तो क्या है समझिए जरा। कंजम्पशन स्पेंडिंग is the largest component of an economy। इकोनॉमीज एग्रीगेट डिमांड, किसी भी इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड का एक लार्जेस्ट कंपोनेंट है कंजम्पशन स्पेंडिंग, है ना। एंड इट रेफर्स टू द
total spending of individuals on household goods and services in the economy. एक इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज, समझिए, एक इकोनॉमी में इट रेफर्स टू, क्या रेफर कर रहा है, टोटल स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो इंडिविजुअल्स हैं, आप हैं, हम हैं, जो इंडिविजुअल्स का जो टोटल स्पेंडिंग है, टोटल खर्च है, किस पे, तो ऑन हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिविजुअल्स का जो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टोटल खर्च है किसी इकोनॉमी के अंदर में, वही ये उसी को कह रहा क्या चीज, कंजम्पशन स्पेंडिंग। कंजम्पशन स्पेंडिंग क्या है, बढ़िया समझिए। तो एक इकोनॉमी के अंदर में इंडिविजुअल्स का जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्च होता है ना, उसी को कह रहा है कंजम्पशन स्पेंडिंग, और ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है किसी भी इकोनॉमी में। कंजम्पशन स्पेंडिंग डिपेंड्स ऑन दी सेवरल फैक्टर्स। अब ये आपका और हमारा जो ये स्पेंडिंग है, कंजम्पशन का जो स्पेंडिंग है, जो खर्च करते हैं आप, बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे डिस्पोजेबल इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम, डेब्ट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट। सोचिए, देखिए आप, क्या आपका जो स्पेंडिंग है, आपका जो स्पेंडिंग है इन बातों पर निर्भर नहीं करता है, करेगा, है ना, पक्का करेगा। डिस्पोजेबल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, डेब्ट है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है ना। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग समझ गया। कंज्यूमर स्पेंडिंग किसी भी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। कंज्यूमर स्पेंडिंग में क्या आता है, तो इंडिविजुअल्स का जो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्च आता है ना, उसका किसी भी इकोनॉमी में उसी को कह रहा है कंज्यूमर स्पेंडिंग, है ना, आपका और मेरा खर्च, टोटल खर्च। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट is that consumption spending does not include spending on residential structures। अगर कोई हम लोग घर बनाते हैं, कोई रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, which is accounted for in investment spending component। अगर हम लोग घर बना रहे हैं, आप और हम कोई भी, तो वो इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, सेकंड वाला में आएगा, है ना, इसमें कंजम्पशन स्पेंडिंग में नहीं आएगा। कंजम्पशन स्पेंडिंग में आ रहा है हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे, घर पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। ये क्या है भाई इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, देखिए समझिए, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग क्या है, तो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, किस पे है भाई, तो ऑन न्यू कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, सच एज मशीन में पैसा लगा, इक्विपमेंट में पैसा लगा, चेंजेज इन इन्वेंट्रीज है, इन्वेस्टमेंट इन नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है ना, ध्यान दीजिएगा। एंड रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, आप कहीं पैसा लगाए हैं, नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर हो या रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर हो, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ये सब कैपिटल गुड्स है। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज, यहां भी इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करेगा, है ना, सिंस दे डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। बात को समझिए, मान लीजिए हम लोन लेते हैं और कुछ कैपिटल गुड्स में पैसा लगाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जो होगा, क्या वो अफेक्ट नहीं करेगा, करेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा तो हम लोन नहीं लेंगे, हम इन सभी में पैसा नहीं लगा सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमी के संदर्भ में जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, ये भी अफेक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव्स है, जैसे टैक्स बेनिफिट हो गया, सब्सिडीज हो गया, है ना, ये सब जो है, ये सब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को अफेक्ट करता है। सिंपल सा तो पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग क्या है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, बस बात खत्म हो गया। अभी कैपिटल गुड्स जानते हैं क्या होता है ना, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब कैपिटल गुड्स है ना, इसमें पैसा लगा दिए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर या रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर में,
ठीक, ये सब में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल गुड्स है, तो इनमें खर्च करना इज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कह रहा है ना। और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है ये डिपेंड करता है ऑन फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, है ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट का इंसेंटिव के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए बात को आगे बढ़ाएं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अब समझिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल, रोड, डैम, ब्रिज, इस पे कौन खर्च करता है? हम तो नहीं खर्च करेंगे, सरकार खर्च करती है। तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन क्या पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन्वेस्टमेंट पे, डिफेंस पे एंड मिलिट्री इक्विपमेंट पे, पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज है, हेल्थ केयर सर्विसेज है एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे। अगर इन सब पे खर्च कर रहा सरकार ना, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इट एक्सक्लूड्स, ध्यान दीजिएगा, दी स्पेंडिंग ऑन ट्रांसफर पेमेंट। ये जो ट्रांसफर पेमेंट है, जैसे कि पेंशन प्लान, पेंशन का पैसा दे रहा है, तो इसमें ये शामिल नहीं होगा। सब्सिडीज पे, सब्सिडीज शामिल नहीं हो, सब्सिडीज पे भी तो खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग में नहीं आता है। एंड एड ट्रांसफर टू अदर कंट्रीज दैट आर नीड, अगर दूसरे देश को कोई सहायता देता है कोई कंट्री, तो वो भी शामिल नहीं होगा। अगर मान लीजिए इंडिया किसी दूसरे कंट्री को कुछ हेल्प कर रहा है ना, मदद कर रहा, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में नहीं आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या आया, तो आया देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा आया, इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस एंड मिलिट्री पे खर्चा आया, पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज में आया, हेल्थ केयर में आया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे खर्च आया, इसमें खर्च करा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आया। सबको जोड़ दीजिए और वही हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट्स, ध्यान दीजिएगा, नेट एक्सपोर्ट। ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना, ई इज एक्सपोर्ट और आई इज इंपोर्ट, है ना, तो इसको कह रहा नेट एक्सपोर्ट। समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट क्या होता है जानते हैं ना, हम जो सामान दूसरे कंट्री को भेजे वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट। और जो दूसरे कंट्री से हम जो सामान मंगवाए उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स आर प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, एंड सोल्ड अब्रोड, हम इंडिया में बनाए और हम इंडिया के बाहर भेजे, तो वो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा। वाइल इंपोर्ट्स आर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड, जो विदेश में उत्पादन हुआ, जिसका विदेश में उत्पादन हुआ, एंड इंपोर्टेड फॉर डोमेस्टिक परचेज, हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्या किए, इंपोर्ट कर लिए, डोमेस्टिक परचेज कर लिए। बात समझ में आ रहा, हम इंडिया में बना के बाहर भेजे तो एक्सपोर्ट, बाहर से बना और हम इंडिया में मंगाए तो इंपोर्ट, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। अब आइए जरा समझिए, इट इज important to remember that aggregate demand is the total demand for domestically produced goods and services। ध्यान देंगे, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ना, इसमें सिर्फ डोमेस्टिकली जो होम कंट्री में प्रोड्यूस हुआ ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी को शामिल किया जाएगा। देयरफॉर एक्सपोर्ट्स आर एडेड टू एग्रीगेट डिमांड, हम जो भेजते हैं इसीलिए उसको हम ऐड कर लेते हैं। whereas imports are subtracted, हम जो भेज रहे हैं मतलब इंडिया में उत्पादन हुआ तो उसको हम जोड़ दे रहे हैं। फॉर्मूला देखिए, यहां जो लिखे थे फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूला में हम इसको ऐड किए हैं एक्सपोर्ट को, और जो बाहर से मंगाए हैं वो उसको हम लेस किए हैं क्योंकि इंडिया में उत्पादन नहीं हुआ है, ठीक ना। तो आइए देखिए, ये रहा आपका, समझ गए ना इस बात को। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, याद कीजिए, याद रखना जरूरी है, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपका डोमेस्टिक होम कंट्री में उत्पादन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का। देयरफॉर एक्सपोर्ट को तो ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो होम कंट्री में उत्पादन हुआ एग्रीगेट डिमांड में, एग्रीगेट डिमांड में हम इसको जोड़ रहे हैं एक्सपोर्ट को क्योंकि उसका उत्पादन यहाँ हुआ है। लेकिन वेरेज एक्सपोर्ट को हम घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका उत्पादन बाहर हुआ है। दिस द मेजर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट हम जो भेज रहे हैं माइनस इंपोर्ट जो हुआ उसको हम कह रहे हैं नेट एक्सपोर्ट, है ना, नेट एक्सपोर्ट। एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ
एग्रीगेट डिमांड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट घटक है किसका, एग्रीगेट डिमांड का। तो ये 4 पॉइंट आपका है, कंपोनेंट है। कंज्यूमर स्पेंडिंग समझ गए, जो खर्च करते हैं हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसका टोटल जोड़। फिर कहा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जो कैपिटल गुड्स में जो पैसा लग रहा है वो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है ना। फिर उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या कहा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस है, हेल्थ, पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज में जो खर्च हो रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज में जो खर्च हो रहा है, ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे जो खर्च हो रहा है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, है ना। इसमें ट्रांसफर ये सब शामिल नहीं किए थे। नेट एक्सपोर्ट में क्या आया कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो नेट डिफरेंस आएगा वो शामिल होगा एग्रीगेट डिमांड में, है ना। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये है फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड, है ना। इसको बढ़िया समझें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड से आप क्या समझते हैं और एग्रीगेट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 4 पॉइंट है, नेट एक्सपोर्ट अफेक्ट है, रियल बैलेंसेस है, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है। आइए समझते हैं एक एक करके, है ना। पहला है नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट। नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट क्या है समझिए। व्हेन डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीजेज, मान लीजिए इंडिया में जो उत्पादन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका प्राइस बढ़ने लगा, तो क्या होगा बताइए। देन डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इंक्रीजेज, तब डिमांड बढ़ने लगता है विदेशी गुड्स का। अगर होम कंट्री में मान लीजिए लागत अधिक आ जाए, गुड्स एंड सर्विसेज महंगी होने लगे, तब तो हम क्या करते हैं, डिमांड करने लगते हैं, इंपोर्ट करने लगते हैं। इंपोर्ट मतलब फॉरेन प्रोडक्ट का, है ना। तो सिंस डोमेस्टिक गुड्स बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव, हम चूंकि हमारा गुड्स महंगा हो गया है इसीलिए तभी ना हम इंपोर्ट करते हैं। एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, डिक्रीजेज। बात को समझिए, नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट क्या है, मतलब हम अभी जो हमारा टॉपिक है ना कि भाई एग्रीगेट डिमांड को, ये जो एग्रीगेट डिमांड का जो इक्वेशन आप देखे थे, ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये जो आपका इक्वेशन था, इसको ये कैसे अफेक्ट होगा, ये इसको प्रभावित, ये एग्रीगेट डिमांड, बात को समझिएगा, ये जो एग्रीगेट डिमांड है अगर इधर कुछ भी चेंजेज आएगा, जैसे जैसे क्या था आपका, कंज्यूमर स्पेंडिंग था, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग था और ये नेट एक्सपोर्ट था, तो इधर अगर बदलाव आएगा तो क्या एग्रीगेट डिमांड में बदलाव नहीं आएगा, आएगा। तो आइए इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मिला, क्या मिला, सबसे पहला पॉइंट मिला है आपको नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट। नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट समझिए क्या है, आपका प्रोडक्ट महंगा हो गया, आपके देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा ना वही महंगा हो गया। व्हेन डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीजेस, हम लोग का जो डोमेस्टिक प्राइस है, होम कंट्री का जो गुड्स है वो महंगा हो गया। देन डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इंक्रीज, स्वाभाविक है कि इंपोर्ट बढ़ेगा, है ना। एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, हम लोग जो भेज रहे थे उसका घट जाएगा। तो बात को समझिए ना, इंपोर्ट बढ़ा, रिवर्स हो गया ना। ये जो चौथा पॉइंट अभी देखे इसका रिवर्स हो गया, देखिए इसका अपोजिट हो गया, है ना। तो ये जब अपोजिट हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट पे असर पड़ा, तो नेट एक्सपोर्ट पे असर पड़ने से क्या एग्रीगेट डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ये एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करेगा, है ना, क्योंकि इंपोर्ट ही ज्यादा हो गया, एडवर्स सिचुएशन है। नेक्स्ट, रियल बैलेंसेस। रियल बैलेंसेस ये क्या है भाई समझिए, रियल बैलेंसेस व्हेन, कहता है ना कि व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रहा है, रियल स्पेंडिंग डिक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज। बात को समझिए, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है, हम खर्च कम करते हैं, महंगा हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम खर्च कम करते हैं, खर्च कम करेंगे, खर्च क्यों कम, बात को समझिए, व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया तो रियल स्पेंडिंग डिक्रीज, घट जाता है,
जो रियल खर्च है वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो डिक्लाइन कर जाता है। जो मनी का जो वैल्यू है इन्फ्लेशन में वो क्या कर जाता है, वो घट जाता है ना। इन्फ्लेशन तो यही है ना कि गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाती हैं और उसके कंपेरिजन में हमारा मनी का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो रियल स्पेंडिंग डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। दिस चेंज इन इन्फ्लेशन अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। ये जो चेंज आया है इन्फ्लेशन में, तो इन्फ्लेशन, ये जो चेंज आया है ना इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन जो हुआ है ये अफेक्ट करता है एग्रीगेट डिमांड को। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई ना, तो महंगाई बढ़ गई तो आपका आपका क्या हुआ, जो स्पेंडिंग घटने लगा ना, स्पेंडिंग घटेगा तो स्वाभाविक है कि एग्रीगेट डिमांड में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, अफेक्ट होगा एग्रीगेट डिमांड, नहीं होगा? होगा। ये तीसरा पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इंटरेस्ट रेट अफेक्ट। ये जो इंटरेस्ट रेट का जो इफेक्ट है ये कैसे एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करेगा, सावधानी समझिएगा। ये थोड़ा है थोड़ा सा। रियल इंटरेस्ट एक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, रियल इंटरेस्ट। रियल इंटरेस्ट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है रियल इंटरेस्ट, वो है क्या, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जो कि एडजस्टेड टू दी इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट में वो पहले से ही एडजस्ट रहता है ना। रियल इंटरेस्ट जो है क्या है, कोई पूछेगा आपसे तो क्या कहिएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। फिर से कह रहे हैं, रियल इंटरेस्ट क्या है, तो नॉमिनल, एकदम नाम मात्र का इंटरेस्ट रेट है जो कि एडजस्टेड टू दी इन्फ्लेशन रेट, वो इन्फ्लेशन रेट में एडजस्टेड रहता है। व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, अब मान लीजिए महंगाई बढ़ा, है ना, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज। ये जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, नाम मात्र का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उसको बढ़ा दिया जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा वृद्धि कर दी जाती है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज टू मेंटेन रियल इंटरेस्ट रेट। ये जो रियल इंटरेस्ट रेट है ना, इसको मेंटेन करने के लिए ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में हल्का सा इजाफा कर दिया जाता है, वृद्धि कर दी जाती है। फिर समझिए, एक बार और बोल रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जो कि एडजस्टेड टू दी इन्फ्लेशन रेट। ये इन्फ्लेशन का जो रेट है ना, उसमें एडजस्टेड रहता है ना, एडजस्ट किया जाता है। तो अब जब इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो ये जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, थोड़ा सा जो कोई कुछ रेट है उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। क्यों भाई, तो ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो मेंटेन रहे। अब समझिए, लोअर रियल इंटरेस्ट रेट, ये अगर ये कम है विल लोअर दी कॉस्ट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स। अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट कम है तो होगा क्या कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट हैं वो भी कम पड़ेगा। क्यों भाई, सच एज कार, लार्ज अप्लायंसेस एंड हाउसेस, ये अगर हम इन सभी में पैसा लगाएंगे तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर रियल इंटरेस्ट रेट ही कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम नहीं होगा। दे विल इंक्रीज बिजनेस कैपिटल, ये बिजनेस कैपिटल को बढ़ा देंगी। बिजनेस कैपिटल प्रोजेक्ट्स स्पेंडिंग बिकॉज लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर रिड्यूस्ड। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, रियल इंटरेस्ट रेट जो है अगर कम हो जाए तो ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप जो पैसा लगाए हैं, तो उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो पड़ेगा ना, वो क्या होगा, कम होगा ना। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जब कम होगा, एक बार आपको हम फिर से समझाते हैं, बढ़िया समझिए। रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, एक हल्का सा, एक बहुत कम, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का इंटरेस्ट रेट है, एडजस्टेड टू दी इन्फ्लेशन रेट में एडजस्ट रहता है। व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है,
तो करता क्या है ना कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग प्लस कर दिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा रियल इंटरेस्ट रेट जो है ना ये बना रहे, ये मेंटेन रहे। लोअर इंटरेस्ट रेट, ये जो लोअर इंटरेस्ट रेट है, रियल इंटरेस्ट है, लोअर रियल इंटरेस्ट रेट जो है ना विल लोअर दी, इसको समझिए ना, सिर्फ इसको पकड़िए। अगर रियल इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ना वो भी कम आता है। तो जब प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम आएगा तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने लगते हैं, है ना। पैसा जब मेरा किसी भी प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कम पड़ेगा तो पैसा इन्वेस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बोल रहा द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लोअर द कॉस्ट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स। इसमें ना एक आध दो एग्जांपल ली, जैसे कि कार्स है, लार्ज अप्लायंसेस, बड़े बड़े जो अप्लायंसेस है, हाउस है, दे विल इंक्रीज बिजनेस कैपिटल प्रोजेक्ट स्पेंडिंग, और इसमें पैसा बढ़ाने लगता है लोग। चूंकि मेरा क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट कम है, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम है, तो लोग ना कैपिटल प्रोजेक्ट में पैसा लगाने लगते हैं, अधिक से अधिक खूब पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो जब इनमें पैसा इन्वेस्ट होगा तो क्या आपका एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट नहीं होगा? होगा। बात समझ रहे ना। कैपिटल प्रोजेक्ट में पैसा खूब लगने लगा, क्यों? क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेरा क्या कम हो रहा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम होने के कारण पैसा इन्वेस्ट हो रहा, तो इन्वेस्ट होगा तो स्वाभाविक है एग्रीगेट डिमांड जो है वो अफेक्ट होगा। लास्ट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू गो अप इन द फ्यूचर, अगर कंज्यूमर ऐसा उपभोक्ता ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट और भागेगा भविष्य में, मान लीजिए और महंगा होगा सब कुछ, तो वो करेंगे क्या? दे विल टेंड टू बाई नाउ, अब वो खरीदना शुरू कर देंगे, है ना। मतलब अगर उम्मीद है कि और सामान का दाम बढ़ेगा तो वो आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, काउजिंग एग्रीगेट डिमांड टू इंक्रीज। बात को समझ रहे ना। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा भविष्य में और सब सामान महंगा होगा और भी बहुत कुछ महंगा होने वाला है, तो आज ही आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिएगा, और जहां इन्वेस्ट करना शुरू कीजिएगा आपका क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? भागेगा। ठीक ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एग्रीगेट डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये आज के लेक्चर को हम यही स्टॉप करते हैं, और आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।